तो नमस्कार जयराम जी की मेरे महारथियों, दिल खोल करके स्वागत है आप सभी का आज की इस धमाकेदार क्लास में। तो चलिए अपने अस्त्र शस्त्र और ब्रह्मास्त्र निकालिए और शुरू करते हैं गणित के साथ महाभारत। तो देखिए टाइप नंबर 8 का अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आप लोगों के सामने क्या कह रहा है। एक झील के तल से एक झील के तल से h मीटर की ऊंचाई पर स्थित किसी बिंदु से एक बादल का उन्नयन कोण अल्फा और झील में उसके प्रतिबिंब का अवनमन कोण बीटा है। तो सिद्ध कीजिए कि बादल से बिंदु की दूरी ये होगी, यानी कि कोई बिंदु है जो झील के तल से h मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो सबसे पहले झील बनाते हैं भाई, सबसे पहले क्या बनाते हैं, झील। तो एक झील के तल से h मीटर की ऊंचाई पर स्थित किसी बिंदु से एक बादल का उन्नयन कोण बन रहा है। तो यानी पहले एक झील बना लेते हैं भाई, है ना। तो भाई झील का पानी है ये कुछ इस तरीके का, ठीक है। ये क्या है, झील है भाई, है ना। ये झील का तल है, झील का क्या है, तल। अब ये कह रहा है कि झील के तल से h मीटर की ऊंचाई पर स्थित, है ना, किसी बिंदु से। तो मान लो ये ऊंचाई कितनी है कि h मीटर ये ऊंचाई है ना। झील का नाम रख देते हैं भाई, झील का नाम रख दो। ये झील कैसी है, ए बी झील है भाई, ए बी झील है। ए बी झील से कितनी ऊंचाई पर कि h मीटर ऊंचाई पर, कितनी पर, h मीटर ऊंचाई पर, h मीटर ऊंचाई पर, है ना। क्या है ये, h मीटर ऊंचाई पर, ठीक है। कोई बिंदु स्थित है, ये रहा भाई बिंदु, ये बिंदु स्थित है। इसको नाम दे दो क्या, सी दे देते हैं, चलो ठीक है। कह रहा है एक झील के तल से, एक झील के तल से, ए बी झील के तल से h मीटर ऊंचाई पर, h मीटर ऊंचाई पर, है ना, स्थित किसी बिंदु से, स्थित किसी बिंदु से, यानी ये रहा बिंदु, एक बादल का उन्नयन कोण। अब एक बात बताओ, अब बादल ऊपर होंगे कि नीचे होंगे, ऊपर ही तो होंगे बादल। तो अब बादल किधर की साइड में, अब आगे और पढ़ ले, आगे और पढ़ा था तो हमें क्या मिला था बात को जरा समझना कि एक बादल का उन्नयन कोण अल्फा और झील में उसके प्रतिबिंब का अवनमन कोण बीटा, यानी कि झील में उस बादल का प्रतिबिंब भी दिखाना है। तो हम इधर तो बादल लेंगे नहीं, बादल इधर ही तो लेंगे, क्योंकि तभी तो इधर प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि झील तो हमारी इधर है, झील इधर थोड़ी ना है हमारी, इधर बादल नहीं ले सकते, बादल लेंगे इधर ही कहीं। तो कहीं पे भी ले लो इधर, जैसे कि मान लो हमने बादल कहाँ ले लिया, बादल ले लिया यहाँ पर, ठीक है भाई। ये बादल ले लिया, ये बादल क्या है ना, ये बादल क्या है, सी डी, है ना भाई। ए भी झील हो गई, सी ए बिंदु हो गया, तो डी हमारा बादल हो गया, डी क्या हो गया हमारा, बादल। तो कह रहा है इस बादल का उन्नयन कोण अल्फा है, कहां से, इस बिंदु से, है ना। बिंदु से एक बादल का उन्नयन कोण अल्फा है। तो यहां से इसका उन्नयन कोण ऐसे ही तो बनेगा, क्यों, यहां से इसका उन्नयन कोण ऐसे ही तो बनेगा। अब उन्नयन कोण ये थोड़ी ना बनेगा, इस झील के समांतर एक रेखा हमें लेनी पड़ेगी। क्या, झील के समांतर एक रेखा हमें लेनी पड़ेगी, तभी तो ये वाला एंगल हमें अल्फा मिलेगा। क्यों, मिल गया ना, ये मिल गया हमें अल्फा, ठीक है, अल्फा मिल गया, ठीक है भाई। किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कह रहा है और झील में उसके प्रतिबिंब का अवनमन कोण। अब मुझे एक बात बताओ, झील जो होती है वो कैसी होती है, समतलित तो होती है। उसमें जो एक तरीके से बात करें, जो भी प्रतिबिंब बनते हैं समतल में एकदम समान दूरी पे बनते हैं। जैसे कि ये क्या है, एक तरीके से समतल दर्पण आप इसे कह सकते हो, है ना, समतल दर्पण इसे आप कह सकते हो। तो इससे जितनी ऊंचाई पर कोई वस्तु रखी होगी उतनी ही गहराई में क्या बनेगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा, उतनी ही गहराई में उसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो मान लो झील से ये कितनी ऊंचाई पर है भाई, झील के तल से ही तो ली जाएगी इसकी ऊंचाई, झील के तल से ही तो इसकी ऊंचाई ली जाएगी, है ना। बात समझ में भाई। अगर इसको एच से दिखा दिया है तो इसे डी से दिखा देते हैं। चलो किससे दिखा देते हैं, इसे डी से। ये पूरी क्या हो जाएगी, ये पूरी क्या हो जाएगी, ये डी मीटर, ठीक है। ये पूरी क्या हो जाएगी, डी मीटर। तो इतना ही नीचे जाने पर ही तो प्रतिबिंब मिलेगा, है ना। समतल दर्पण में कहाँ प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण में, है ना। यानी वस्तु की दर्पण से जितनी दूरी होती है ना, उतना ही अंदर प्रतिबिंब बनता है, उतनी ही दूरी पर अंदर प्रतिबिंब बनता है। तो सेम इसी में ये वो वाला मेथड यूज होगा, ये समतल दर्पण बनाएगा, है ना। तो वस्तु जितनी दूर है ना इससे, किससे, कि हमारे झील से, झील के तल से जितनी दूरी पे वस्तु ऊपर रखी हुई है उतना ही अंदर जाके प्रतिबिंब बनेगा। तो ये भी क्या होगी दूरी हमारी,
ये भी दूरी हमारी क्या होगी, डी, है कि नहीं। डी फॉर डेप्थ, डेप्थ माने गहराई कह सकते हो एक तरीके से, है ना। तो डी से इंडिकेट कर दिया इसे हमने। अब ये क्या कह रहा है कि झील में उसके प्रतिबिंब का अवनमन कोण बीटा है, किससे, कि उस बिंदु से ही, यानी इसी बिंदु से झील के प्रतिबिंब, अब ये प्रतिबिंब हो गया ना, अब इस प्रतिबिंब को नाम दे देते हैं क्या, ए बी सी डी ई, ई नाम ऐसे दे देते हैं, है ना, ई नाम ऐसे दे देते हैं। तो यहां से इसका अवनमन कोण, इसका अवनमन कोण कैसे बनेगा, देखो कुछ ऐसे ही तो बनेगा, है ना, ये वाला ही तो बनेगा, कौन सा वाला, ये वाला ही तो बनेगा, है क्या नहीं, कौन सा, ये वाला ही तो बनेगा, बीटा। अवनमन कोण यही तो होता है, किसी को कोई परेशानी। इस बिंदु से झील के प्रतिबिंब का, जो बादल के प्रतिबिंब का अवनमन कोण क्या है, बीटा है। बात समझ में आई यहां तक। अब ये क्या कह रहा है, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। अब ये क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि बादल से उस बिंदु की दूरी, बादल से उस बिंदु की दूरी, बादल ये है और बिंदु कौन सा है, यही तो बिंदु है ना, ये क्या, ये तो प्रतिबिंब है। बादल से बिंदु की दूरी, ये बादल है, ये बिंदु है, मैं लिख देता हूं, ये क्या है, ये बादल है ना, ये क्या है, ये बादल है, और ये क्या है, ये बिंदु है। तो बादल से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए भाई। तो बादल से बिंदु की दूरी सिद्ध करनी है भाई। सिद्ध कीजिए कि बादल से उस बिंदु की दूरी h2h sec अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा होगी। ये हमें सिद्ध करना है। क्या तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया? यहाँ तक क्लियर? किसी को चित्र समझ में आया? अच्छा सा चित्र था भाई, इतना कुछ खास इसमें था नहीं, है ना। अच्छा एक बात बताओ, इसको सॉल्व करने के लिए तुम्हें कितने त्रिभुज दिख रहे हैं? इसमें दो ही तो हैं, सी डी और कौन सा ये। अब इसे कोई नाम दे दो, ई के बाद एफ, है ना। अब जैसे इसे नाम दे दिया एफ, तो एक त्रिभुज बन गया सी डी एफ, है ना, और एक बन गया सी ई एफ। ये क्या बन गया? सी ई एफ, है कि नहीं। इसकी तीन भुजा ये हैं और इसकी तीन भुजा ये हैं। देखो इसकी डी एफ भुजा निकाल लें, है ना, तभी तो इसमें कुछ लगा पाएंगे, क्योंकि हमारे पास डी एफ भुजा तो है ही नहीं। डी ये कहाँ तक की है? यहाँ तक की है भाई। कहाँ तक की है? यहाँ तक की भुजा है, यहाँ तक की भुजा है भाई हमारे पास। ये जो भुजा है यहाँ तक की है डी पूरी, है ना। इस बिंदु को भी कुछ नाम दे दें, इस बिंदु को भी नाम दे देते हैं ई एफ के बाद जी। इसको क्या नाम दे देते हैं? जी, इसको नाम दे दिया, ठीक है भाई। जी इसको नाम दे दिया, ठीक है। अब देखो हमारे पास डी जी है, डी मीटर, है ना, और जी ई है, डी मीटर। हमारे पास डी एफ नहीं है, डी एफ तो निकालनी पड़ेगी ना। तो देखो इसके सॉल्यूशन में, देखो भाई देखो इसका सॉल्यूशन। मेरे प्यारे साथियों एक बात बताओ, AC हमारी H मीटर है। AC क्या है हमारी? H मीटर। अब AC के बराबर ही तो FG है, क्यों? AC के बराबर ही तो FG है, तो ये H मीटर है, तो क्या ये H मीटर नहीं होगा? ये भी तो H मीटर होगा, क्यों, है कि नहीं? ये भी तो H मीटर होगा कि नहीं होगा? बताओ, ये भी तो H मीटर होगा, है ना। यानी कि यहां से लेकर कहां तक, कि यहां तक, इस बिंदु तक, बिंदु F तक, किस तक? बिंदु F तक जो इसकी दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? यहां से यहां तक D है और यहां से यहां तक H है, तो यहां से यहां तक कितनी रह जाएगी? इस पूरी में से इतनी को तोड़ के फेंक दो, यानी हटा दो, यानी घटा दो, यानी D माइनस के H। क्लियर? D माइनस के H। यहां से यहां तक की दूरी निकल आई। ऐसे ही सेम हमें कहां से? यहां से यहां तक की निकालनी है, और दे कहां से कहां तक की रही है? यहां से यहां तक की दे रखी है भाई। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हमें कहां से कहां? यहां से यहां तक की निकालनी पड़ेगी। तो देखो यहां से यहां तक की दूरी देखो क्या हो जाएगी, ये पूरी यहां से यहां तक की। देखो यहां से यहां तक की कितनी है? D, है कि नहीं। यहां से यहां तक की D है, और यहां से यहां तक की क्या है? H। तो पूरी कितनी हो जाएगी? D और H, यानी कि D प्लस के H। किसी को कोई परेशानी यहां तक? बात समझ में आई क्या भाई? क्लियर ना?
अब इसी बात को एग्जामिनर भाई को तो समझा दो कि ये कैसे आया, ये भी तो बताना पड़ेगा। तो देखो पहले ये देखो d माइनस एच और d प्लस के एच कैसे आया, तो इस चीज को समझाओ। क्या तुम्हें चित्र समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूं, है ना। देखो हमें क्या चाहिए, हमें df चाहिए। हमें क्या चाहिए? df ही तो चाहिए। अब देखो सबसे पहले तो जो हमने माना था वो लिख देते हैं। कुछ माना था हमने, हाँ हमने क्या माना था, हमने माना था ये जो dg है, जो गहराई है ना, या बादल की ऊंचाई है वो d मीटर है ना। बादल की ऊंचाई है जो d मीटर है, और उसके प्रतिबिंब की ऊंचाई भी क्या होगी, d मीटर होगी। और दिया क्या है, और दिया है एंगल DCF अल्फा है, और FCE क्या होगा, बीटा होगा, है कि नहीं। ये तुम लोग लिख देना। क्या? ये तुम लोग लिख देना। क्या लिख देना कि एंगल DCF अल्फा है तथा FCE बीटा है, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। और लिख देना ये उन्नयन कोण है और ये अवनमन कोण है। इतना तो लिखना जानते हो यार, है ना। मैं नहीं लिख रहा, तुम लोग शुरुआत में ऐसी छोटी छोटी चीजें जो मानते हैं या जो दिया हुआ है वो लिख दिया करो। जो मानते हैं, जो हमने माना डाटा, और जो दे रखा है उसको लिख दिया करो। मैंने बता दिया, सिखा दिया है कैसे लिखते हैं, क्या है। मैं बार बार नहीं लिखवाऊंगा। तो इन एंगलों के बारे में लिख देना, ये उन्नयन है, ये अवनमन है, और ये डी हमने मानी थी, ठीक है भाई। बात समझ में आई? इतना लिख देना। इसके बाद देखो इस बात को हम बता देते हैं कि ये कैसे आया। हमें चाहिए क्या, हमें दोनों त्रिभुजों का डाटा निकालने के लिए, क्योंकि हमें CD निकालना है। हमें क्या निकालना है? CD। और CD निकालने के लिए हमें ये वाली भुजा चाहिए और ये वाली भुजा चाहिए। ये वाली भुजा तो हमने निकाल ली, ये वाली भुजा हमारे पास नहीं है, ये हमें चाहिए, है ना। टारगेट है हमारा CD निकालना। तो देखो सबसे पहले इसको बता देते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों हमें चाहिए DF। तो DF इक्वल क्या हो जाएगा, DF इक्वल क्या हो जाएगा, DF इक्वल हो जाएगा DG माइनस FG, है ना। क्या? DG माइनस FG। किसी को कोई परेशानी? समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि DG हमें DF निकालना था, DF क्या होगा, DG माइनस FG। तो मेरे प्यारे साथियों यहां से देखो DF क्या आ जाएगा, DG क्या है हमारा, देखो DG क्या है हमारा D, और FG क्या है हमारा H। तो D माइनस के H, ये हो गया। समझ में आया ये कैसे आया, है ना। स्मॉल d है, ओके, बोलते क्यों नहीं हो, स्मॉल d माइनस के H, ठीक है। अब ऐसे ही सेम हमें क्या निकालना है, ऐसे सेम हमें क्या निकालना है, FE निकालना है। क्या निकालना है? FE या EF जिसे आप कह सकते हो। घड़ी हो रही, फोन हो रहा। हाँ भाई क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अब हमें क्या निकालना है, EF निकालना है। अब हमें क्या निकालना है, EF निकालना है। तो EF बराबर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्लस यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी कि GE या EG प्लस के FG। क्यों, है कि नहीं भाई। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है। तो यहाँ से यहाँ तक का प्लस यहाँ से यहाँ तक का क्या दे रखा है। तो EF इक्वल टू मिल जाएगा, EF इक्वल टू क्या मिल जाएगा, EG कितनी दे रखी है, EG दे रखी है आपकी D प्लस का FG कितनी दे रखी है H, FG कितनी दे रखी है H। तो ये कुछ इस तरीके से हमें EF भी मिल जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? इतना क्लियर। यानी कि हमने D माइनस H भी निकाल लिया और D प्लस के H भी निकाल लिया, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? इस चित्र के बारे में शुरुआत में तुम लोग बता ही देना कि डाटा क्या क्या है। और इससे आगे देखिए, और एक काम करते हैं, एक काम और करते हैं। इसे क्या मान लेते हैं, इसे क्या मान लेते हैं भाई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, यहाँ से, है ना, यहाँ तक की दूरी को, है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या मान लेते हैं भाई, x मीटर मान लेते हैं। कितनी है ये, x मीटर, ठीक है। इसको x मीटर मान लेते हैं।
यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x मीटर है, तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ से यहाँ तक की भी कितनी होगी, x मीटर नहीं होगी, है कि नहीं, ये भी तो x मीटर होगी। क्लियर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x मीटर है तो ये भी तो x मीटर होगी। तो लिख दो AG कितनी है, x, तो मेरे प्यारे साथियों GF और CF भी कितनी होगी, x होगी। तो लिख देते हैं AG x है ना, AG क्या है, x है, तो है ना AG अगर x है इसलिए क्या, इसे लिख देते हैं चूंकि AG x है इसलिए, और AG बराबर क्या है, सॉरी इसलिए नहीं लिखेंगे पहले, और लिखेंगे हम, और चूंकि AG x है और AG बराबर है किसके, AG बराबर है हमारा CF के, है ना, इसलिए CF क्या हो जाएगा, CF हमारा x हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भाई समझ में आया कि नहीं आया, है ना। चूंकि AG x है और AG बराबर है CF के, AG बराबर होगा CF के, बिल्कुल होगा, कोई शक वाली बात नहीं है। इसलिए CF बराबर हो जाएगा x के। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी, यहाँ तक क्लियर। इसलिए CF क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यानी कि ये डाटा हमने बता दिया भाई। इतना सभी के समझ में आया, किसी को कोई परेशानी? अब कुछ नहीं करना भाई, अब सीधा ट्राइंगलों में टूट पड़ो, क्योंकि इस वाले ट्राइंगल का लंब भी आ गया, आधार भी आ गया, और इस वाले ट्राइंगल का लंब भी आ गया, और क्या है हमारे पास, आधार भी है x, ठीक है, कॉमन। तो देखो, अब देखो इसको बड़े गौर से, क्या करेंगे भाई, अब कुछ भी नहीं करना, एक एक करके ट्राइंगलों में टूट पड़ो। सबसे पहले जाएंगे ट्राइंगल छोटू वाले में, क्या है, CDF। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल CDF में, ट्राइंगल CDF में, ट्राइंगल CDF में जाएंगे मेरे प्यारे साथियों, क्या है, लंब है और आधार है। ये लंब और आधार में रिलेशन किस में होता है, tan में। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार, है ना। चूंकि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। चूंकि का साइन लगा दो, चूंकि tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार होता है, इसलिए tan एंगल कितना है, अल्फा बराबर लंब कितना है, D माइनस का H अपॉन A कितना है, x, ये होगा। क्लियर, किसी को कोई परेशानी आता? ये बताओ, पहले वाले ट्रायंगल में क्या सभी को ये चीज़ समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत आई भाई यहाँ तक, है ना? किसी को कोई दिक्कत हुई इसको समझने में? किसी को भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब सेम यही हम किस में करेंगे, सेम यही हम बड़े वाले ट्राइंगल में करने वाले हैं। तो ट्राइंगल कौन से वाले में, देखो CEF में, CEF में, है कि नहीं। अब ये इनमें हम ये सारी चीज़ें लगा पा रहे हैं क्योंकि देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, राइट एंगल ट्राइंगल है ये, है कि नहीं, समकोण त्रिभुज है, इसलिए इनमें हम लगा पा रहे हैं सारी चीज़ें। अब त्रिभुज CEF में सेम लंब है और आधार है, लगा दो भाई। तो चूंकि tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार होता है, इसलिए tan, इसमें थीटा कितना है, बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, लंब कितना है इसमें, देखो लंब कितना है, D प्लस के H बट्टे आधार कितना है, x, आधार कितना है, x। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो हमें करना क्या है, देखो दोनों ट्राइंगलों में हम सारी चीज़ें लगा चुके हैं। अब हमारा जो टारगेट है वो क्या है, हमारा टारगेट है CD को निकालना। किसको निकालना, CD को। क्या हम CD तक पहुँचे, नहीं ना, अभी हम CD तक नहीं पहुँचे हैं। लेकिन एक बात मेरी सुनो ध्यान से, क्या करेंगे, अभी हमें चाहिए क्या, इस चीज़ को सिद्ध करना है। किसको सिद्ध करना है, इसे, है ना, इसे सिद्धि तो करना भाई। देखो इधर, तो tan बीटा माइनस tan अल्फा कम मिल सकता है, tan बीटा माइनस tan अल्फा कम मिल सकता है। एक काम करते हैं, इसको समीकरण फर्स्ट कह देते हैं और इसको समीकरण सेकंड कह देते हैं। किसी को कोई परेशानी, इसको समीकरण फर्स्ट कह देते हैं, इसको समीकरण सेकंड कह देते हैं। tan बीटा माइनस tan अल्फा कम मिलेगा, जब सेकंड में से फर्स्ट को घटाया जाएगा तभी तो इसमें से ये घटेगा और tan बीटा माइनस tan अल्फा मिलेगा। और कोई चांस है मिलने का और किसी तरीके से नहीं। तो यही एक तरीका है जिससे हमें ये मिल सकता है। तो क्या करेंगे, समीकरण, है ना, सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर, ठीक है, समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को
घटाने पर। तो मेरे प्यारे साथियों देखना, देखो ज़रा क्या आएगा। बड़े ध्यान से देखिए। अब देखो 10, देखो ये समीकरण सेकंड है, ये समीकरण फर्स्ट है, इसमें से इसको घटाना है। तो बराबर से इधर वाले आपस में घटेंगे, बराबर से उधर वाले आपस में घटेंगे, यानी इसमें से इसको घटाएंगे, क्या मिल जाएगा? किधर मिलाएं भाई, जगह तो बची नहीं है। चलो कोशिश करते हैं, इधर बाउंड्री बना देते हैं, है ना, कोशिश करते हैं भाई इधर इसको ख़त्म करने की, है ना। देखो तो 10 बीटा में से 10 अल्फा गया, क्या आ जाएगा? 10 बीटा माइनस के 10 अल्फा, क्या आ जाएगा? 10 बीटा माइनस के 10 अल्फा, क्यों, यही तो आएगा। 10 बीटा में से 10 अल्फा गया तो क्या आ जाएगा? 10 बीटा माइनस अल्फा, बराबर की जगह बराबर, इधर वाले में से इधर वाले को घटा दो। तो देखो ये क्या है? डी प्लस के एच अपॉन एक्स, डी प्लस के एच अपॉन एक्स माइनस डी माइनस के एच अपॉन एक्स। यहाँ तक क्लियर, सभी को समझ में आया, है ना। अब देखो इसको ज़रा सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे, एक्स एलसीएम आ जाएगा, डी प्लस के एच माइनस के डी और माइनस माइनस प्लस के एच हो जाएगा, है कि नहीं। डी से कट गया डी, डी से कट गया डी, है ना। एच चाहिए था, ओहो 2h भी आ गया, इसका मतलब यानी ये किसके बराबर चल रहा है? 10 बीटा माइनस 10 अल्फा के बराबर ही तो चल रहा है ये। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा ये, तो 10 बीटा माइनस के 10 अल्फा बराबर आ जाएगा 2h अपॉन एक्स, क्या आ जाएगा? 2h अपॉन एक्स। अब यहाँ से देखो, अब मैं बट्टे में एक मान लूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, तो x का गुणा इसमें हो जाएगा और 2h का गुणा इसमें हो जाएगा। तो क्या देखने को मिल जाएगा? तो क्या देखने को मिल जाएगा? अब इससे आगे एक काम करते हैं, इसको नोट कर लो, है ना, जगह नहीं बची है भाई, और भी सॉल्व करना है हमें, है ना। जल्दी से इसको नोट कर लो, इस चित्र को बना लो, है ना। इस चित्र को बनाने के बाद इसकी जगह पे मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, करो जल्दी। हाँ भाई देखो, इसको बंद कर देते हैं एक बॉक्स में, है ना, इसको बंद कर देते हैं एक बॉक्स में। अब देखो यहाँ से आगे की कहानी, यहाँ से आगे की कहानी। हाँ भाई, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें करेंगे, तो क्या मिल जाएगा? एक्स 10 बीटा माइनस के 10 अल्फा। दोबारा से देखिए, बातें मत किया करो यार। देखो 10 बीटा माइनस 10 अल्फा इक्वल टू 2h अपॉन एक्स है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, h का x का इसमें गुणा हो जाएगा और 2h का 1 में गुणा हो जाएगा। तो 2h का 1 में गुणा करेंगे, क्या आएगा? 2h ही आएगा। तो यहाँ से x बराबर क्या मिल गया कि 2h अपॉन के 10 बीटा माइनस के 10 अल्फा, है कि नहीं, ये आ गया। ओहो ये तो सिद्ध सा होता जा रहा है। अरे भैया हमें ये सिद्ध नहीं करना, अभी हमने x का मान निकाला है, आधार निकाला है, क्योंकि हम जो रिलेशन निकालने वाले हैं आधार और कड़ में रिलेशन निकालने वाले हैं। हमें निकालना क्या था? जो छोटा वाला ट्रायंगल था ना, उसका क्या निकालना है? कड़। जो छोटा वाला ट्रायंगल है उसका क्या निकालना है? कड़। कड़ क्या था हमारा? कड़ का नाम क्या रखा था हमने, बताओ जल्दी? CD। हमें क्या निकालनी थी? CD निकालनी थी, है ना। जैसा कि एक बारी के लिए आप चित्र देख पा रहे होंगे, है ना, इधर बोर्ड की तरफ आप चित्र देख पा रहे होंगे, उसमें हमें क्या निकालना है? छोटे वाले ट्रायंगल का CD निकालना है। क्या निकालना है? CD। लेकिन आप चित्र में देख पा रहे होगे, है ना, ठीक है। क्या निकालना है? हमें CD निकालना है। देखो तो हमारे पास क्या है? ये x हमारा क्या था? चित्र में आधारित होता। x हमारे पास चित्र में क्या था? आधारित होता, है कि नहीं। हमें निकालना क्या है? हमें CD निकालना है ना। बात समझ में आई कि नहीं? और CD तो निकालना है और x हमारा आधार था। तो आधार और CD क्या है? हमारा कड़ी तो है। CD क्या है? हमारा कड़ी तो है। तो कड़ और आधार में रिलेशन क्या होगा? कड़ और आधार में रिलेशन किस में होगा? कड़ और आधार में रिलेशन किस में होता है बताओ? कॉस थीटा में। कॉस और सेक में कॉस लेंगे हम तो, ठीक है भाई। तो क्या करेंगे? ट्रायंगल कौन से वाले में जाएंगे? छोटा वाला ट्रायंगल। छोटा वाला ट्रायंगल क्या था? छोटा वाला ट्रायंगल था CDF में, CDF में, ठीक है भाई। CDF में जाएंगे तो CDF में क्या कि कॉस थीटा बराबर, है ना, चूंकि कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टे कड़। इसलिए कॉस, अब उसमें थीटा कितना था? उस चित्र में थीटा कितना था? इस CDF में कितना था? अल्फा। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आधार। आधार क्या निकला हमारा भैया? आधार हमारा x ही तो था।
आधार हमारा x ही तो था और कड़ हमें निकालना ही है ना, कड़ हमें निकालना ही है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, k गुणा कॉस अल्फा। और मेरे प्यारे साथियों ये k क्या था, k हमारा सी डी ही तो है, k हमारा क्या है, k हमारा सी डी ही तो है, तो सी डी गुणा कॉस अल्फा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कि हमारा सी डी ही तो था, तो सी डी गुणा कॉस अल्फा। अब यहाँ से सी डी क्या मिल जाएगा, यहाँ से सी डी मिल जाएगा एक्स बट्टे कॉस अल्फा। क्या मिल जाएगा, एक्स बट्टे कॉस अल्फा। अब एक्स का मान क्या है, एक्स का मान यहाँ हम रख देंगे, एक्स बराबर क्या है 2h अपॉन दिस, तो रख दो। तो सी डी बराबर आ जाएगा 2h अपॉन ये कॉस अल्फा और दिस यानी टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। ठीक है भाई, ठीक है भाई। देखो अब ये हमें लेके क्या आना था, 2h अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, 2h अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, ये आ जाएगा। अब भैया ऊपर सेक आ रहा है, ओहो, यानी इसको उठा करके ऊपर ले जाओ तो सी डी इक्वल टू आ जाएगा 2 है ना, और h पहले का ही है ना। अब ये ऊपर जाकर के क्या आ जाएगा, सेक अल्फा अपॉन क्या आ जाएगा ये टेन बीटा माइनस के टेन अल्फा। मेरे प्यारे साथियों ये सिद्ध हो चुका, ये सिद्ध हो चुका, यही हमें लाना था, यही प्रूव हो चुका। ठीक है भाई, प्रूव्ड। जल्दी से नोट करो, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई, एक बारी और देख लीजिए इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि एक झील के तल से h मीटर की ऊंचाई पर स्थित किसी बिंदु से एक बादल का उन्नयन कोण अल्फा और झील में उसके प्रतिबिंब का अवनमन कोण बीटा है, तो सिद्ध कीजिए बादल से उस बिंदु की दूरी क्या, दूरी ये होगी। ठीक है भाई, अब देखो चित्र तो हमने साफ कर दिया, अब चित्र कैसे समझाएं, समझ जाना। ठीक है भाई, देखो तो अपने अपने चित्र को निकालो और उसमें देखते हुए चलना। देखो एक झील मैंने बनाई थी, ए भी एक झील बनाई थी, उससे h मीटर की ऊंचाई पर क्या था, एक बिंदु था, उस बिंदु से ऊपर एक बादल था ना, है ना, डी नाम का एक बादल था, है ना। उस क्या कह रहा था, उससे अवनमन, उससे उन्नयन कोण कितना बना रहा है, अल्फा, तो उससे एंगल कितना बना रहा था, अल्फा बना रहा था। और झील में उसके प्रतिबिंब, अब जितनी झील के तल से ऊंचाई पर बादल होगा उतनी ही गहराई में क्या होगा, उसका प्रतिबिंब होगा। तो झील से बादल की ऊंचाई और गहराई दोनों बराबर हमने रखी थी, डी रखी थी, तो कह रहा है उसके प्रतिबिंब का अवनमन कोण बीटा है, और प्रतिबिंब का अवनमन कोण बना दिया किससे, उस बिंदु से जो झील के तल से h मीटर की ऊंचाई पर था, बीटा बना दिया। तो सिद्ध कीजिए बादल से उसकी दूरी, यानी बादल से उस बिंदु की दूरी, बिंदु से बादल की दूरी यानी सीढ़ी हमें निकालनी थी भाई। उन्हीं चीजों को देखते हुए हमने सारा का सारा प्रोसेस किया। ठीक है भाई, अब देखो सबसे पहले हमने वो जो दो त्रिभुज बने थे ना, दो त्रिभुज बने थे, उनकी भुजाएं हमने निकाली, तो डीएफ निकालनी थी, डीएफ निकाल दी डी माइनस के एच से, है ना। वो सारी चीजें मैंने बता दी थी, आप लोग भी देख लेना। ईएफ हमें निकालनी थी, ईएफ हमने निकाल दी थी डी प्लस के एच से, ठीक है। और एजी हमने एक्स मान ली थी। मेरे प्यारे साथियों, इतना सब कुछ लिखने से पहले मैंने कहा था कि तुम्हें ये भी लिख लेना है क्या दे रखा है और क्या माना। जो दे रखा है वो उसको लिख देना है कि अल्फा हमारा उन्नयन कोण है तथा बीटा हमारा अवनमन कोण है, ठीक है। इस तरीके से मैंने सारी चीजें कही थी। और जो डी हमने मानी थी, डी क्या थी, झील के तल से बादल की ऊंचाई डी है, ठीक है। प्रतिबिंब की भी अगर बात करें, गहराई की बात करें, प्रतिबिंब की गहराई भी डी है, ठीक है। और झील के तल से उस बिंदु की ऊंचाई कितनी है, एच है, ठीक है, एच मीटर। मतलब उतना लिख देना बस, उसके बाद ये चीजें बता देनी है और कुछ भी नहीं भाई। अब क्या करेंगे, सीधा सीधा दोनों ट्रायंगलों में जाएंगे। पहले वाले ट्रायंगल में गए हम, लंब और आधार में रिलेशन निकाल दिया। हमें क्या निकालना था, कड़ निकालना था, ऊपर वाले छोटे वाले ट्रायंगल का कड़। कड़ निकालने के लिए हमारे पास एक चीज का होना बहुत जरूरी था। हमारे पास ना तो लंब था ना आधार था, वो तो माने थे, डी और एक्स वो तो माने थे थोड़ी ना। तो हमने क्या किया, पहले एक्स का मान निकाला हमने। किसका मान निकाला, एक्स का, यानी आधार निकाल लिया। तो आधार और कड़ में फिर रिलेशन दे दिया हमने, आधार और कड़ में रिलेशन यहाँ से दे दिया, तो हमारा सी डी निकल आया। तो इसलिए अपने छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल से दोनों से क्या एक्स बराबर हमने किया, एक्स का मान निकाला। हमने क्या निकाला, एक्स का मान। ये एक्स का मान हमने निकाल लिया था। एच सवाल में दे रखा था, एंगल सवाल में दे रखे थे, तो इसमें हमारा माना हुआ कुछ भी नहीं है ना, माना हुआ हमारा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ से एक्स का मान यानी आधार निकल गया। अब आधार निकल गया तो भाई कड़ निकाल ही सकते हैं। थीटा हमारा दे ही रखा था अल्फा, तो यहीं से बस हमने क्या कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया, बात खत्म भाई, है ना। इसमें दूसरे में से पहले को उठाया था तो ये मिला था, इसके बाद यहाँ से सॉल्व है। देखो ये नोट करना है, फिर ये नोट करना है, फिर ये नोट करना है, ये वाला है ना छुटकू। इस छुटकू के बाद फिर यहाँ से ये है, ठीक है।
दूसरे में से पहले को घटाया तो ये मिला हमें, ठीक है। यहाँ से x का मान निकाल लिया, बस इसमें x का मान रख दिया, बात खत्म यार। कितना इजी था। तो मेरे प्यारे साथियों 2 क्वेश्चंस और हैं जो कुछ इस तरीके से हैं आप लोगों के सामने, है ना। इसके बाद है ना जो किस तरीके से है भाई देख लो। पहला है कि एक नाव से जो एक पुल की ओर जा रही है, पुल का उन्नयन कोण 30 देखा गया। नाव के उसी चाल से चलने पर 4 मिनट के बाद नाव से पुल का उन्नयन कोण 60 हो जाता है। ज्ञात कीजिए कि नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। ठीक है भाई, कितना समय और लगेगा। तो मेरे प्यारे साथियों सेम ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, मैं इसको बिल्कुल भी रिपीट नहीं करूंगा। इस क्वेश्चन को आप लोगों को करके लेके आना है घर से। ठीक है भाई। ऐसा ही एक और अगला क्वेश्चन है जो लास्ट है हमारी इस एक्सरसाइज का, है ना, हमारी इस एक्सरसाइज का और इस टॉपिक का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। वो है पृथ्वी तल के किसी बिंदु ए से एक हवाई जहाज का उन्नयन कोण 60 है। 15 सेकंड बाद उस, है ना, इसका उन्नयन कोण 30 हो जाता है ना। तो यदि हवाई जहाज की नियत ऊंचाई 1500√3 मीटर है ना, इतने पर उड़ रहा है ये, तो हवाई जहाज की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में निकालनी है। भाई यार ऐसा भी सेम मैं करा चुका हूं। वो जो पेड़ पे से पक्षी उड़ रहा था ना, सीधा उड़ रहा था पक्षी, पेड़ पे से पक्षी उड़ रहा था सीधा, पहले उसका एंगल कुछ और था, फिर उड़ने के बाद कुछ और हो गया। सेम वही वाला ये भी, इसको भी तुम लोगों को खुद से करके लेके आना है। नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा, हालांकि वैसा ही है, इसमें कुछ नया नहीं है, इसलिए इसको भी हम नहीं करा रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, है ना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नाचते रहिए, खाते रहिए। ओके, जय राम जी की, जय हिंद, बाय, राधे राधे भाई।